हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स और मेन पॉइंट के साथ साथ मैंने बताया था कि जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स होते हैं या वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनके द्वारा यानी उनकी बेसिस के आधार पर, या हमने दूसरी चीज़ें और बताई थी आप लोगों को जिसमें मैंने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी किया था। और मैंने बताया था कि जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे स्प्लिट कर जाते हैं किसी लिगेंड के प्रेजेंटेशन में, यानी जो डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे स्प्लिट करते हैं और टू टाइप के न्यू ऑर्बिटल्स में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं यानी स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पिछले टॉपिक में जिन चीज़ों को हमने पढ़ाया था वो मैंने कहा था नेगेटिव कि आप लोग उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह रेडी कर लेना। जैसे आज जो नया चैप्टर्स है या नया टॉपिक जो हमारा है, ठीक है, इस टॉपिक में जो चीज़ें बताएंगे वो कहीं वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, वो बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्टूडेंट आज के टॉपिक में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जो आज का टॉपिक है ध्यान दीजिएगा, उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नॉलेज होने पर एक फ़ायदा मिलता है हमें कि हम ये समझ पाते हैं कि कोई लिगेंड किस टाइप का होता है, यानी कौन स्ट्रांग फील्ड लिगेंड तथा कौन सा वीक फील्ड लिगेंड। स्टूडेंट ये स्ट्रांग फील्ड और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं इनको हम कैसे मॉडिफाई कर पाते हैं, क्या रीजन्स हैं, यानी कहने का मतलब जो लिगेंड्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज होती है वो कैसे जो है स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई सेंट्रल मेटल एटम किसी लिगेंड के नियर आता है, अप्रोच करता है, तो वो जो लिगेंड्स होता है अगर उसकी स्पिन क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, अगर उसकी स्पिन लो होती है तो मैं वहाँ पर क्या देखता हूँ, जो डेल्टा नॉट होता है, जो स्प्लिटिंग वैल्यू ऑफ डी ऑर्बिटल्स होती है वो क्या हो जाती है, इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, यानी वो डेल्टा नॉट की जो वैल्यू होगी वो पेयरिंग एनर्जी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होने पर क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं मैं देखता हूँ वो क्या करते हैं, वो डी स्प्लिटिंग कर जाते हैं, अर्थात उसमें जो स्प्लिटिंग होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, जब स्टूडेंट जब वो जो स्प्लिटिंग होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं तो वहाँ पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। पेयरिंग एनर्जी लो होने के कारण ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, हुंड रूल के अपोजिट चले जाते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हुंड के अकॉर्डिंग, वो हुंड के अकॉर्डिंग ना होकर हुंड के अपोजिट हो जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी में ना जाकर वो लोअर एनर्जी में ही क्या करते हैं, पुट कर दिए जाते हैं, यानी फिल कर दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट इन्हीं यानी बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टर हम कह सकते हैं, इन लक्षणों के बेसिस के आधार पर जो लिगेंड्स होते हैं उनको टू कैटेगरीज में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि वो कौन सी सीरीज है, ठीक है, जिसके द्वारा हम पहचान पाते हैं कि स्ट्रांग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड है, और मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसे एटम हैं जो स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के लिए मॉडिफाई करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आज का ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें हम बताएंगे कि स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के द्वारा, ठीक है, डी से लेकर D9 सिस्टम तक जब इलेक्ट्रॉनों को हम फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, तो हम कैसे करके दिखाएंगे और आपको वहां बताएंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। उसके अलावा हम आपको मैग्नेटिक मोमेंट को निकालकर भी समझाने का प्रयास करेंगे किसी, ठीक है, डी सिस्टम में डी इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, जिसको हम बोर मैग्नेट्रॉन के म्यूजिक में नेम से भी क्या करते हैं, जानते हैं स्टूडेंट्स। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो बीएससी थर्ड ईयर्स और एमएससी प्रीवियस, जो भी हमारे 12th के जो बीएससी सेकेंड ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं, वैसे जेईई में क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी हमारे लिए बेसिकली होगा अगर हम इसको पहले से समझ कर रखें। ध्यान दीजिएगा, तो वहां पर क्या होता है स्टूडेंट, वहां पर हम CFSC कैलकुलेशन करना बताएंगे और CFSC कैलकुलेशन करके हम आपको बताएंगे कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ज्यादा होने पर क्या होता है, किन कॉम्प्लेक्स की ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले लेट्स स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये हमारी क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गिवन है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, जो लिगेंड्स होते हैं उनको उनके ध्यान दीजिएगा स्प्लिटिंग आर्डर में रखा जाता है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो लिगेंड सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग करते हैं उनको सबसे ज्यादा यानी इंक्रीजिंग आर्डर में पुटअप किया जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है, तो ध्यान दो, when the ligand is arranged in the order of magnitude of crystal field splitting, the arrangement of is obtained called spectrochemical series। जब किसी लिगेंड्स को हम क्या करते हैं
ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड के बेसिस पर अरेंज करते हैं तो मैं देखता हूं उस मैग्नीट्यूड के बेसिस के अरेंजमेंट पर एक सीरीज प्राप्त होती है जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ द वेव्स, यानी कह सकता हूं कि जब कोई लिगेंड किसी मेटल के डी ऑर्बिटल्स के नियर आता है तो वो मेटल क्या करता है, वो डी ऑर्बिटल में उपस्थित जो 5 डिजनरेट ऑर्बिटल्स उनको कितना ज्यादा स्प्लिट करेगा, ध्यान दीजिए, कितना ज्यादा विपाटित करेगा, उन्हीं की बेसिस पर यहां पर एक सीरीज दी गई है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि कौन सा लिगेंड कितना ज्यादा पावरफुल होगा, अर्थात कितना ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा। और ध्यान दीजिएगा, मैं जानता हूं कि वहां पर जब स्प्लिटिंग करती तो जो डेल्टा नॉट की वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा हो जाती है और जो पेयरिंग एनर्जी होगी वो बहुत कम हो जाएगी। तो यानी कहने का मकसद होगा, यहाँ एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी गई है, इसमें दिखाया गया कि जो हैलोजन एटम्स होते हैं वो उनकी सबसे कम, यानी कहने का मतलब ये सबसे लो स्प्लिटिंग प्रूव करेगा। और स्टूडेंट यहां पर CO जो हमारा दिया गया है ये क्या करेगा, ये हाई स्प्लिटिंग शो करेगा, हाई स्प्लिटिंग। तो जो हाई स्प्लिटिंग जो शो करते हैं उनकी जो डेल्टा नॉट क्या होगी, वो पेयरिंग एनर्जी से क्या होगी, हाई होगी। और स्टूडेंट जो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो लो स्प्लिटिंग करेंगे वहां डेल्टा नॉट क्या होगी, पेयरिंग एनर्जी से कम होगी। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अभी हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को किस बेसिस पर एक दूसरे से अलग किया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होगा। स्टूडेंट चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारी जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद क्या देखते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम देखते हैं कि ये स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किए गए। यानी इसमें 2 टाइप्स के लिगेंड अप्रोच हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, या हम फर्स्ट कह सकते हैं वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड। स्टूडेंट दूसरा हमारा क्या होता है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। स्टूडेंट सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, यानी कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जैसे हम बता सकते हैं, यानी दोज लिगेंड, अब हम कह सकते हैं वो लिगेंड्स कौन से हैं जो स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड को शो करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, द लिगेंड इन विच डोनर एटम्स आर हैलोजन, द लिगेंड in which donor atom of halogen, oxygen and sulfur। ठीक, जैसे यहां पर क्या बताया गया है कि अगर डोनर एटम क्या होगा, हैलोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और सल्फर होगा, तो उनसे रिलेटेड जो लिगेंड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो वीक फील्ड लिगेंड कहलाएंगे। अब इनसे रिलेटेड जैसे आपको बताया जाए कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, सपोज दैट मैं हैलोजन की बात करता हूं, हैलोजन के लिगेंड जो होते हैं F- Cl- Br- और I क्या है, माइनस। ये स्टूडेंट क्या है, ये हैलोजन है, राइट, ये क्या है, हैलोजन। इसी टाइप से ऑक्सीजन की अगर बात की जाए, ऑक्सीजन की क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, OH- H2O, ऑक्सीलेटो हो जाएगा जिसमें C डबल बंद O या C हम कह सकते हैं, ऑक्सीलेटो में क्या होगा,
सी, यहाँ पर C डबल बन O, यहाँ O पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, या हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस माइनस। यहाँ पर ये बाइडेंटल लिगेंड है स्टूडेंट्स, ये क्या है, डोनर एटम क्या है, यहाँ पर डोनर एटम ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर डोनर एटम क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर डोनर एटम क्या है, हैलोजन है, हैलोजन डोनर एटम है। तो स्टूडेंट्स उसके अलावा तीसरा क्या है, सल्फर, यानी सल्फर में कौन सा हो जाएगा, जैसे SCN माइनस, ये एम्बीडेंटल लिगेंड है। यहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है, SCN माइनस या CNS, यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर का कार्य, लेकिन यहाँ पर सल्फर कर रहा, तो ये ध्यान देना स्टूडेंट, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये वीक फील्ड लिगेंड आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिसमें डोनर एटम का कार्य हैलोजन, ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर करता है, तो ऐसे एटम्स क्या कहलाते हैं, या ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। जैसे OH माइनस है, H2O ऑक्सीलेटो वगैरह हैं, ये सब क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद जब स्ट्रांग फील्ड की आती है, तो द लिगेंड in which donor atom यहां डोनर एटम का कार्य कौन करता है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, राइट। यानी हम कह सकते हैं ये CNP, यानी कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगर ऐसे लिगेंड स्टार्ट होते हैं तो ऐसे लिगेंड क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिगेंड क्या कहलाएंगे, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कहलाएंगे। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में मैंने बताया, अगर हम इनके एग्जांपल्स लेना चाहें तो कार्बन के एग्जांपल हमारे क्या हो जाएंगे, पहला क्या होगा, CN माइनस CO, और भी बहुत सारे आ जाएंगे, CN माइनस CO, और उसके अलावा क्या हो जाएगा, NC, ये यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक। नाइट्रोजन की बात की जाए, अगर नाइट्रोजन में की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा NH3, CH2, यानी EN हो जाएगा। EN का मतलब क्या होगा, आपको मालूम है, EN में क्या होगा, एथिलीन डायामीन, यानी CH2, यहाँ NH2, यहाँ भी क्या हो जाएगा, NH2। स्टूडेंट यहाँ पर दो डोनर एटम हैं, तो ये भी हम कह सकते हैं ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। और बाइडेंटेड लिगेंड के साथ साथ यहाँ जो डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। डोनर एटम कौन है स्टूडेंट, नाइट्रोजन है। इसी प्रकार मैं फास्फोरस की बात कर सकता हूं। फास्फोरस में क्या होता है, यानी जो आपके लिए एग्जाम्पल है ट्राइफेनिल फास्फीन, ठीक। तो यहां पर एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्राइफेनिल क्या हो जाएगा, फास्फीन। डोनर एटम का कौन कार्य करता है, फास्फोरस। उसके अलावा ट्राइमेथिल फास्फीन, ट्राइमेथिल क्या हो जाएगा, फास्फीन। तो स्टूडेंट ये सब हमारे किस के अकॉर्डिंग आएंगे, ये सब हमारे आएंगे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के द्वारा। यानी कहने का मतलब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं। स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा कि अभी मैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जब स्प्लिटिंग पढ़ लेते हैं तो मैं जरूर ध्यान दूंगा आपको कि जो CN, CO और NC में अगर पूछ लिया जाए इन कंपोनेंट में, तो सबसे ज्यादा ध्यान देना जो CO होता है उस, यानी कहने का मतलब जो CO होगा, ध्यान दीजिएगा, इसकी स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी अगेंस्ट CN के। रीजंस क्या है, तो ये मोर स्ट्रांग होगा, ध्यान दीजिएगा, अपेक्षा इसके, राइट। तो यहां पर CO की जो स्ट्रांगनेस है वो क्या है, CN से ज्यादा है। मैं कह सकता हूं कि ये ज्यादा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा, ये उससे कम स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा। स्टूडेंट कंप्लीट कर लीजिए। चलिए
स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने के बाद मैंने स्ट्रांग फील्ड और वीक जो फील्ड एजेंट्स होते हैं मैंने उनकी स्टडी कराया आपको कि किसी स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड एजेंट को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये स्ट्रांग फील्ड होगा या वीक फील्ड एजेंट्स होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि आपको उसके लिए मैंने क्या एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रोवाइड कराई और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रोवाइड कराने के बाद मैंने उन एटम्स के बारे में बताया कि अगर वो एटम इससे अटैच होगा, ठीक है, तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी हो सकती है स्ट्रांगनेस और वीक फील्ड एजेंट जैसी। तो आइए स्टूडेंट आज हम जानते हैं कि जो हमारे स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड होते हैं इनकी प्रेजेंटेशन में जो डी स्प्लिटिंग होती है, उन डी स्प्लिटिंग में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे पेयर करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने कल बताया था आपको सबसे पहले कि ध्यान दीजिएगा कि जो डी स्प्लिटिंग यानी एक प्रकार की ट्रिक होगी हम जिसके माध्यम से समझ पाएंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनों को डी ऑर्बिटल में कैसे फिलअप किया जाए। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज मैं 3 ट्रिक्स के बारे में आपको स्टडी कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा। 3 ट्रिक्स फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी हम थोड़ा एबव आएंगे। 3 ट्रिक्स फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी टोटल हम 3 ट्रिक्स के बारे में आपको आज सबसे पहले स्टडी कराएंगे। वो 3 ट्रिक्स सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि उनको हम कैसे मॉडिफाई करते हैं। फर्स्ट हमारी होगी ट्रिक द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ट्रिक द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन सेकेंड हमारी क्या होगी ट्रिक कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। स्टूडेंट जो हमारी थर्ड ट्रिक होगी ट्रिक कैलकुलेशन ऑफ CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट। तो स्टूडेंट आज हम इन 3 चीज़ों के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। अगर हम 1-2 क्वेश्चन या 1-2 एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड करा देंगे तो हो सकता है आपकी समझ में आ जाए। ठीक, तो आज के स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ट्रिक द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे कि किसी कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड या हम कह सकते हैं किसी सेंट्रल मेटल लिगेंड्स, ठीक है, में उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे कर सकते हैं। यानी उसके लिए हमें सबसे पहले एक कॉलम बनाना होगा और उस कॉलम को बनने के बाद हम समझ सकते हैं कि इनकी स्पिन कैसे होगी, इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे। तो इन सारी चीज़ों की हमें जानकारी मिल जाएगी। स्टूडेंट्स उसके लिए हम आपके लिए कुछ एग्जांपल्स भी देंगे और एग्जांपल देने के बाद हम उसको प्रूव करके आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक, कि कैसे उनके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और उनके मैग्नेटिक मोमेंट को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज उस लिस्ट को बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी हम आयंस उसमें जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं।
और इस लिस्ट के बेसिस पर हम समझ पाएंगे कि टोटल कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं इनके पास d ऑर्बिटल, जिनकी वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इस एरिया में हम स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के बारे में डिस्कस करेंगे और उस एरिया में हम क्या करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहां होगा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या होगी, इनमें जो डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, P, यानी जो स्पिन होगी वो कैसी होगी, लो स्पिन होगी, जहां P का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, राइट। उसके बाद स्टूडेंट ये मालूम चलना है कि इन सारे कंपोनेंट्स में हम तीन चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या होगा, सेकंड क्या होगा और थर्ड क्या होगा, ठीक। फर्स्ट हमारा होता है, यानी ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और स्पिन। यहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद स्टूडेंट यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर होगा स्पिन, राइट, ध्यान दीजिएगा, और यहां पर हो जाएगा dx आयंस। और कुछ इनके स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स भी हम ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कॉमन एग्जाम्पल लें तो मैं कह सकता हूं एक कॉलम और बनेगा, यहां हो जाएगा कॉमन एग्जाम्पल्स, राइट। ये हमारी क्या बन जाएगी, स्पिन। स्टूडेंट डी में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, हमें इसके बारे में सबसे पहले जानकारी होगी। तो डी में टोटल कितने, जो हमारे D10 सिस्टम होते हैं, तो हम यहां पर क्या करेंगे, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और ये D10, राइट। सबसे पहले इधर मैं एक छोटा सा ऑर्बिटल बना के आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक। पहले हम यहाँ पर स्ट्रांग फील्ड के बारे में बता देंगे और उसके बाद वीक फील्ड लिगेंड के बारे में स्टडी करा देंगे, ठीक। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा स्टूडेंट्स, आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पर दो चीज़ों को समझ के रखना है कि जो डी में स्प्लिटिंग होती है, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्प्लिटिंग जो होगी, यानी डी में स्प्लिटिंग के बाद टोटल कितने 5 ऑर्बिटल्स अलग अलग हो जाते हैं। ये डेल्टा टी होता है, डेल्टा नॉट, राइट। यानी हम कह सकते हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो आगे क्या करते हैं, 2 टाइप के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, T2G, और इसको क्या बोलते हैं, EG ऑर्बिटल। ये किसके लिए स्टूडेंट्स, ये है स्ट्रांग फील्ड यानी SF लिगेंड के लिए, ठीक। इसी टाइप से स्टूडेंट्स हम यहां पर क्या करेंगे, इनके भी हम कुछ कॉलम्स बना लेंगे, यानी इनके जो कॉलम बना लेंगे तो हमें भी कैलकुलेशन करना होगा कि जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं यानी WF, इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी जो D ऑर्बिटल्स होंगे, यानी D के जो 5 ऑर्बिटल्स होंगे वो आगे 2 टाइप्स में क्या होंगे, ये EG और ये क्या हो जाएगा T2G, ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाएगा डेल्टा नॉट। स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज़ क्या है कि यहाँ जो डेल्टा नॉट होता है, यानी इनमें ये क्या होगा, बोलिए, ये जो वीक फील्ड लिगेंड होंगे हम कह सकते हैं यहाँ पर डेल्टा नॉट की जो वैल्यू होती है लोअर होती है पेयरिंग एनर्जी से, ठीक। और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो डेल्टा नॉट की वैल्यू होगी वो हायर होगी किससे, पेयरिंग एनर्जी से, राइट। तो जब डेल्टा नॉट की वैल्यू हाई होती है स्टूडेंट, तो वहाँ पर जो स्पिन होगी वो कैसी होगी,
लो स्पिन होगी। लो स्पिन अगर होगी तो स्टूडेंट वो क्या आ जाएगा, हुंड के अपोजिट डायरेक्शन जाएगा, हुंड के अपोजिट जाएगा। अगर स्टूडेंट वो हुंड के अपोजिट जाएगा तो इसका मतलब है वो कहलाया क्या गया, वो यही कहलाएगा कि वो स्ट्रांग फील्ड एजेंट हो सकता है, वो स्प्लिटिंग ज़्यादा कर रहा है। और ये क्या होते हैं, यहाँ पर हाई स्पिन होगी, ध्यान देना स्टूडेंट, हाई स्पिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो हाई स्पिन होने पर उनके अंदर कौन सी कंडीशंस होती हैं, हाई स्पिन होने पर उनके अंदर सबसे बड़ी क्या होता है, जो डेल्टा नॉट की वैल्यू होगी पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है, ध्यान देना, यहाँ पर जो इनकी स्टेबिलिटी हो ज़्यादा हो जाएगी, गेनिंग स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और ये लोअर एनर्जी होगी। तो गेनिंग स्टेबिलिटी आप स्ट्रांग फील्ड एजेंट इज हायर देन वीक फील्ड एजेंट। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि हाई स्पिन होता है और यहाँ पर क्या होता है, ये हुंड के अकॉर्डिंग चलते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, हुंड के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग हो, राइट, ये ध्यान दीजिएगा। तो यानी कहने का मकसद क्या हुआ, अगर हम चाहें तो इनको भी इतने ही ऑर्बिटल में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इतने ही कॉलम में। ये दोनों के बीच का एक ग्राफिकल सेंटर है जिसमें हम ऐसे ऐसे सिम्बलाइज किए दे रहे हैं। समझ लो ये हमारा कौन सा फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड, 1 2 3 4 5 3 4 एंड 5 कॉलम, ठीक। अब स्टूडेंट सबसे पहले क्या होगा, ये हो जाएगा वीक फील्ड एजेंट, वीक फील्ड लेगेंड। यहां डेल्टा नॉट क्या होगा, कम होगा पेयरिंग एनर्जी से, यानी डेल्टा नॉट इज लोअर देन क्या हो जाएगा, पेयरिंग एनर्जी, राइट। और ये क्या हो जाएगा, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले यहां हो जाएगा डी एक्स आयन जो होंगे, ठीक। यहां हो जाएगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहाँ हो जाएगा स्पिन, राइट। और ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा, ये जो कॉलम है ये होगा वीक फील्ड एजेंट, यानी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं WF, और ये है स्ट्रांग फील्ड एजेंट और इसको कर सकते हैं SF से, राइट। आइए सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके समझाता हूँ कि स्ट्रांग फील्ड एजेंट में किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी ऑर्बिटल में जब कोई एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, सपोज दैट ये हमारा क्या है, ये d ऑर्बिटल है। इस d ऑर्बिटल में मैं क्या देखता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी T2g Eg होगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या होगा, T2g Eg, यानी ये इनका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे D1 सिस्टम की बात की जाए तो मैं क्या देखता हूं कि जो D1 सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाए, D में एक, यानी कहने का मतलब ये जो D जनरेट ऑर्बिटल हैं ये जो स्प्लिट कर गए तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए, तो ये T2g ऑर्बिटल्स हो गया और ये Eg ऑर्बिटल। रिटर्न ये Eg वाले क्या होते हैं, ये हाई एनर्जी वाले होते हैं, और ये T2g वाले होते हैं, ये लो एनर्जी वाले होते हैं। तो मैं क्या देखता हूं कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यानी D में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या करेंगे, पेयर कर देंगे, यानी भर देंगे, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट तो यहीं से होगा ना, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा स्टूडेंट T2g। अब T2g में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 डाल देंगे, ठीक है, T2g1। और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, Eg में एक भी नहीं है तो यहां लिखेंगे Eg 0, यानी T2g1 हो जाएगा और Eg क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक। इसी प्रकार दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो यहां पर मैं क्या देखता हूं, जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2g, यानी यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 2, और यहां पर कम Eg क्या हो जाएगा, Eg यहां पर क्या बनेगा, 0 बन जाएगा, ठीक। इसी प्रकार D3 के लिए तो यहाँ हो जाएगा T2g, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, T2g यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और Eg क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज़ तो ध्यान दीजिएगा तो जब हम 3 इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं तो मैं क्या देखता हूँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स। तो पहले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा जाएगा तो 1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले में कितना है, 1, दूसरे में कितने थे, 2, और तीसरे में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, 3, राइट। और उसके बाद बात की जाए स्पिन की, तो पहले में हमें मालूम है 1/2, वहाँ 1, यानी 1/2 इनकी स्पिन होगी, यहाँ पर कितनी होगी, 2,
और यहाँ पर हो जाएगी 3/2, ये ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट एक एग्जाम्पल्स के लिए जैसे कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं, अभी आपको इनको कैलकुलेट करके निकाल के हम बताएंगे। तो जैसे टाइटेनियम थर्ड, वेनेडियम थर्ड और क्रोमियम थर्ड, तो यहाँ हो जाएगा Ti 3+ Vi 3+, ठीक है, और Cr 3+, ये इनके क्या बन जाएंगे एग्जाम्पल। ठीक, तो स्टूडेंट मैंने क्या देखा, मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पर जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, यानी जब 3 तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं यहाँ तक, तो मैं बिल्कुल सिमिलरिटी देख रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि जब 3 तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल क्या है हमारा सिमिलर है। ठीक, इनमें, ठीक है, और इनमें, यानी कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाना चाहें तो यहाँ पर जब d ऑर्बिटल होगा तो यहाँ d1, यहाँ d2 और यहाँ क्या हो जाएगा d3, बोथ आर सिंबल यानी इक्वल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका भी स्टूडेंट्स क्या होगा, इनका हो जाएगा T2g Eg, राइट, T2g यहाँ पर 1 हो जाएगा, Eg 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा T2g, ठीक है, और यहाँ Eg, इनमें भी क्या होगा T2g यहाँ पर 2 हो जाएगा, Eg क्या हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ T2g यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ Eg क्या हो जाएगा, Eg 0 आ जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या है 3 है। स्पिन इनकी भी 1 होगी, यहाँ क्या हो जाएगा ध्यान देना, यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 3/2। नहीं, स्पिन यहाँ पर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 हो जाएगी, यानी 1/2 फर्स्ट में हो जाएगी और दूसरे में क्या हो जाएगी 2 स्पिन हो जाएगी। ठीक, और एग्जाम्पल्स के लिए सिमिलर अपन, यहाँ टाइटेनियम 3+ होगा, वेनेडियम 3+ हो जाएगा और उसके बाद हमारा जो है क्रोमियम भी क्या हो जाएगा 3+ हो जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट मैं क्या देखता हूँ कि जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इनमें बिल्कुल सिमिलरिटी बिहेव शो करते हैं। ठीक है ना, इनमें जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल क्या करते हैं, सिमिलर बिहेव शो करते हैं। लेकिन उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि जब हम चौथे इलेक्ट्रॉन को भरने का प्रयास करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन में क्या देखता हूँ, जो वीक फील्ड लिगेंड में 1 2 3 ये बिल्कुल भरते हैं। लेकिन चौथे इलेक्ट्रॉन में मैं क्या देखता हूँ स्टूडेंट, वो अकॉर्डिंग टू हुंड रूल जा रहा है, यानी कहने का मतलब ये हुंड के अकॉर्डिंग जाएगा, यानी ये हुंड के अकॉर्डिंग जाएगा। तो इनमें जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा ये यहाँ जाएगा क्योंकि 1 2 3 और 4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये हुंड के अपोजिट जाता है, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट वहां पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। यानी कहने का मकसद वीक फील्ड लिगेंड में डेल्टा नॉट की वैल्यू कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो रिमाइंड करिए हायर पेयरिंग एनर्जी, हायर पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने पर जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर चौथा इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा स्टूडेंट, Eg में जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या स्टूडेंट्स, यहां होगा लोअर पेयरिंग एनर्जी, हम लिखकर समझा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या होगा, स्ट्रांग फील्ड में लोअर, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी। तो जो स्पिन होगी वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी स्टूडेंट। जब स्पिन इनकी लो हो जाएगी तो ध्यान दीजिएगा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो हायर स्पिन की ओर ना जाकर क्या जाएंगे, लोअर, यानी पुनः वो कहां, यहां चले आएंगे। यानी कहने का मकसद अगर डी4 सिस्टम में मैं देखना चाहूं इनमें और उनमें, तो दोनों में यहां से डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें डी4 सिस्टम में मैं क्या देखता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो T2g ऑर्बिटल में जाते हैं, ना कि Eg में, और वहां पर क्या होते हैं, वहां पर Eg में भी जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा T2g और ऊपर इसके क्या हो जाएगा 4, यहां पर Eg क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 0। ठीक, उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी हम कैलकुलेट करेंगे। इसी प्रकार हम 6 इलेक्ट्रॉन को यहां फेयर कर सकते हैं। यहां क्या होगा T2g 5, Eg क्या हो जाएगा 0। 6 में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, T2g यहाँ 6, Eg क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पर क्या किया, कंप्लीटली फिल कर लिया है। ठीक है, जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मैंने क्या किया, बिल्कुल कंप्लीटली फिल कर लिया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखता क्या हूँ, ठीक है, कि जो हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हम सजेस्ट करेंगे। ठीक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सेकेंड में, ध्यान दीजिएगा यहाँ 2,
यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ जब स्पिन अगर हम देखना चाहें तो इनकी स्पिन कितनी हो जाएगी 1, इनमें क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यानी 1/2 और यहाँ पर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए क्या जाएंगे यहाँ पर, Mn2+, ये Fe++, यहाँ पर क्या हो जाएगा CO++ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर D4 सिस्टम बना लेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा D5 और ये हमारा हो जाएगा D6। अब D5 और D6 क्या होगा, अब इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो जो हमारा D5 सिस्टम होगा उसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा देखना है। इसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर हमें देखकर चलना है कि ये हमारा D ऑर्बिटल है। D ऑर्बिटल में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जो D ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें जो पेयरिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाई होगी। देन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर एक काम करना है कि यहाँ पर हमें देख के चलना है कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, ये हुन के अकॉर्डिंग जाएगा। अगर ये हुन के अकॉर्डिंग जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा T2G ऑर्बिटल में जाता है वो T2G ऑर्बिटल में न जाकर कहाँ जाएगा, EG में जाएगा। रीजन्स क्या हैं, क्योंकि मैंने T2G और EG ऑर्बिटल में आपको पहले बताया है कि T2G ऑर्बिटल्स कहाँ जाएंगे और EG ऑर्बिटल्स कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यानी T2G ऑर्बिटल में न जाकर कहाँ जाएगा, EG ऑर्बिटल में जाएगा। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इस टाइप से होगा। T2G यहाँ पर हो जाएंगे 3 और अगर हुन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, यानी यहाँ पर EG में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1, ठीक है। इसी प्रकार अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी लगभग क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 4। इसी प्रकार हम D5 सिस्टम की ओर जाते हैं। तो D5 में मैंने यहाँ पर बताया क्योंकि ये हुन के अकॉर्डिंग नहीं जाता है इसलिए इसकी लो स्पिन होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कहाँ जाएंगे, T2G ऑर्बिटल में जाएंगे। और यहाँ क्या होंगे, ये हाई स्पिन होने के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ ना जाकर क्या जाएगा, EG ऑर्बिटल में जाएगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारा T2G 3 और हमारे EG ऑर्बिटल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यानी हम यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, भर देंगे। अब मैं क्या देखता हूँ कि हमारे टोटल नंबर ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड 5 यानी 5 जो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, अनपेयर्ड हैं, ठीक है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो मैं देखता क्या हूँ कि यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, ठीक। आगे चलते हैं। इसी प्रकार अगर इनका एग्जाम्पल लिया जाए, एग्जाम्पल बनेंगे किसके, तो जो Mn2+ आयन होंगे उनमें ऐसा एग्जाम्पल मिल सकता है। और ये अगर पूछा जाए ये किसका एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो Fe++ होते हैं उनमें भी ऐसे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें कि जो D5 सिस्टम में या D6 सिस्टम में अगर कोई बनता है तो वहाँ CO++ में भी ऐसे एग्जाम्पल मिल सकते हैं। तो D6 के लिए क्या करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी T2G यहाँ पर हो जाएगा 4 और EG में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पर EG में इलेक्ट्रॉन जाएगा, T2G यहाँ पर हमारा 3 होगा, ध्यान दीजिएगा, और EG में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जब इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा फिर यहाँ से वैल्यूज चेंज होती, क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने पर मैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या देखता हूँ 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ इनकी वैल्यू कितनी आ रही, 4, ठीक है। तो यहाँ पर जब इनकी वैल्यू 4 आ रही तो मैं क्या देखता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि जो इस सिस्टम में ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, कौन से, ये सिस्टम, यानी उसके बाद हम फिर आगे जाने का प्रयास करते हैं। यानी जो ये ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो एकदम एक जैसे दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। D7 के लिए हम सिस्टम बनाएंगे तो D7 के लिए क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते चले जा रहे हैं, यहाँ T2G हो जाएगा, यहाँ 6। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 पहले से ही फिल हो चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। जब पहले से 6 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो ये एनर्जी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। जब एनर्जी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यानी हायर एनर्जी की ओर जाएंगे। तो यहाँ से EG स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। तो T2G 6 के बाद क्या होगा, हमें ध्यान देना है, यहाँ पर EG 1 ऑर्बिटल, यानी कहने का मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो EG ऑर्बिटल में भी क्या करेगा, एंट्री करेगा, ठीक। उसके बाद हम क्या जाते हैं D8 सिस्टम में। तो D8 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारा क्या बनेगा,
T2G, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो हम यहाँ पर 6 भरेंगे। उसके बाद मुझे मालूम है कि ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है T2G, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो हमारा जो 7 यानी जो 8वां इलेक्ट्रॉन्स होगा वो Eg में जा रहा है। तो Eg में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे Eg में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे, 2। इसी तरह हम D9 सिस्टम में जाएंगे, वहाँ पर भी जो इनकी वैल्यूज 6 होंगी, यहाँ पर कितनी होंगी 3। हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा T2G 6 और यहाँ पर हो जाएगा Eg 3। लास्ट में हम क्या करते हैं, D10 की वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं, यहाँ इनकी वैल्यू हो जाएगी T2G और यहाँ पर क्या हो जाएगा Eg। इसमें टोटल वैल्यूज़ कितनी है 6 और यहाँ पर कितने हैं 4, यानी टोटल मिला के 10। यानी कहने का मतलब D में जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम इसके बेसिस पर क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, यानी भर सकते हैं। इसी प्रकार इस सिस्टम की ओर हम पुनः जाएंगे, तो इस सिस्टम में क्या होगा, जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी 6 जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन आने पर मैं क्या देखता हूँ कि जब यहाँ D6 में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन के बाद जो 7वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो ध्यान दीजिएगा, 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाता है, ध्यान दें, ठीक। तो यानी D6 के बाद हो जाएगा हमारा D7, यहाँ D8, यहाँ हमारा D9 और ये हमारा क्या हो जाएगा, D10 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो मैंने बताया है कि यहाँ पर हम 3 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। 3 इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब क्या हुआ, अब चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या दिखाया है कि जो D6 सिस्टम होता है, यानी जब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर हमारे आएंगे, यानी T2G में यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे और Eg में कितना हो जाएंगे, 2, ठीक। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमें ये भी देख कर चलना है, जब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। अब हम D7 में जाएंगे, तो D7 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, D7 का मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और भरा जाएगा, ठीक। तो 2 2 4 1 5, यानी जो T2G का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, T2G 5, और जो हमारा Eg होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। इसी टाइप से हम D8 के लिए जाएंगे, इनमें 1 इलेक्ट्रॉन और भर जाएगा यहाँ पर। तो 8 के लिए क्या वैल्यू होगी, यहाँ T2G हमारा हो जाएगा 6 और जो हमारा Eg ऑर्बिटल होगा उसकी टोटल वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। 9th में स्टूडेंट जाएंगे, तो 9th का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन Eg में जा रहा है, यानी यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक T2G यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6, और जो हमारा Eg होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार लास्ट में D10 में जाते हैं, तो यहाँ T2G हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6, यानी 6, और उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, जो Eg ऑर्बिटल होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, 10, राइट। तो मैं इन सभी जो भी हमारे ऑर्बिटल्स हैं, हम इनकी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैंने क्या देखा, मैं एक सिस्टम देख रहा हूँ कि यहाँ पर तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहाँ लगभग एक जैसे हैं, और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। तो यानी कहने का मकसद क्या हुआ, जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम बिल्कुल इन सभी सिस्टम से अलग दिख रहा है। यानी ये सिस्टम जो हमारा है ये बिल्कुल इन सभी सिस्टम से क्या है, अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी बिल्कुल डिफरेंट होगा, और जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए फिर। स्टूडेंट, स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के बाद हम समझने का प्रयास करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स में हम किसी स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटी सी एक शॉर्ट ट्रिक दिखा रहे हैं जिससे कोई स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा होगा, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक फॉर वीक फील्ड लिगेंड। अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड हमारे पास दिया गया है तो वीक फील्ड लिगेंड को हम कैसे, यानी कह सकते हैं कि उसको किस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, ठीक है,
हम पहचान सकते हैं। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं उनमें सबसे पहले क्या होता है, डेल्टा नॉट, यानी जिसको बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी, वो क्या होगी, लो होगी। स्प्लिटिंग एनर्जी लो होने पर क्या होते हैं, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो मेटल होता है वो क्या करता है, वो हुंड के अकॉर्डिंग ना जाकर हुंड के अपोजिट जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई एनर्जी को ना जाकर क्या होते हैं, लोअर एनर्जी में आ जाते हैं। तो जब वो लोअर एनर्जी में आते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि उनकी जो पेयरिंग एनर्जी होगी वहां पर क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो जब पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार फील किए जाएंगे, तो हम सबसे पहले ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं कि इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किस प्रकार किया जा सकता है, यानी किसी वीक फील्ड लिगेंड में। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वीक फील्ड लिगेंड का हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक नई ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले समझना है कि इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे समझने का प्रयास करो, मैंने कहा था जब हम डी स्प्लिटिंग समझाते हैं, यानी डी ऑर्बिटल से, डी में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं। मैंने कहा था कि जब कोई यहाँ पर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड आएगा तो ये क्या करेगा, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं इन 5 ऑर्बिटल को क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। तो स्प्लिट करने के बाद जो 5 ऑर्बिटल होते हैं 2 एनर्जी में टूट जाते हैं, यानी पहली एनर्जी क्या होती है और दूसरी एनर्जी क्या होती है। मैंने बताया था कि जो 5 ऑर्बिटल 2 प्रकार की एनर्जी में जाते हैं, तो सबसे पहली एनर्जी हमारी क्या होती है, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। पहली एनर्जी होती है, मैंने कहा जो हाई, ध्यान दीजिएगा, जहां पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हाई, ये हाई क्या होती है, मैंने कहा जब एलॉन्ग द एक्सिस जाते हैं, जब कोई ऑर्बिटल एलॉन्ग द एक्सिस जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, हाई वैल्यूज की ओर जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, लोअर एनर्जी, तो लोअर एनर्जी वालों को हम क्या बोलते हैं, T2G, और हाई को क्या बोलते हैं, EG ऑर्बिटल, राइट। यानी कहने का मकसद क्या हुआ कि जो T2G और EG ऑर्बिटल में समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ T2G ऑर्बिटल और EG में स्टूडेंट, तो मैं क्या देखता हूं कि 2 प्रकार के ऑर्बिटल में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हमारा जो है वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड में कहने का मतलब जो T2G और EG ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें कैसे इलेक्ट्रॉन बह जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले T2G 1, 2, 3, उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, EG में चौथा और 5वां इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद क्या होता है, यानी T2G कौन सा हो जाएगा, 6, 7 और 8, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहाँ जाएगा, 9 और 10 में जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये शॉर्ट ट्रिक, यानी सबसे सरल तरीका है किसी वीक फील्ड लिगेंड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कि उनमें जो 10 इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम कैसे फील कर पाएंगे या उनको कैसे हम भर पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है। और स्टूडेंट दूसरा हमारा तरीका क्या है, अगर हम ट्रिक किसके लिए करें, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के लिए, तो हमारी जो सेकेंड ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक फॉर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, ट्रिक फॉर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। इसके लिए स्टूडेंट्स क्या होता है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में मैंने क्या बताया था, तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में जो पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पहले ही ऑर्बिटल में क्या किए जाते हैं, भर दिए जाते हैं। यानी पहले जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ध्यान दीजिएगा वो पहले में, तो यहाँ इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और उसके बाद इनके लिए EG क्या होगा, 7, 8 एंड 9 और 10। तो स्टूडेंट्स ये जो है स्ट्रांग फील्ड के लिए हो सकता है, ठीक है। मैं एग्जांपल करके समझा सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि ये स्ट्रांग फील्ड के लिए है और ये किसके लिए, वीक फील्ड के लिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें ध्यान देना, वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, डेल्टा नॉट इज लोअर देन पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पर क्या होगा स्ट्रांग फील्ड में, तो स्ट्रांग फील्ड में आपको मालूम होना चाहिए डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। तो मैंने कहा जहाँ पेयरिंग एनर्जी कम होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जहाँ एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हुंड के अकॉर्डिंग जाएंगे। अगर वो हुंड के अकॉर्डिंग जाते हैं तो उनकी एनर्जी हाई होती है, अगर हुंड के अपोजिट जाते हैं तो उनकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। स्टूडेंट्स तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट करो। चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो स्टूडेंट आज जो हमारी तीसरी ट्रिक है जो मैंने बताया है, यानी छोटी सी ट्रिक है जिसमें हम मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट्स के। तो हमारी नेक्स्ट ट्रिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट।
कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। कोई कंपाउंड गिवन होगा स्टूडेंट्स, और कोई कंपाउंड अगर गिवन होगा तो हम उसकी जो है मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे निकाल पाएंगे, यानी जिसको हम चुंबकीय आघूर्ण भी बोलते हैं, जिसको बोहर मैग्नेटान के द्वारा सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रूव किया गया था। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, तो स्टूडेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक्स में इसको जो फार्मूला यानी म्यू इफेक्टिव से दिखाते हैं। तो इस फार्मूला क्या होता है, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है स्मॉल एन स्पान एल प्लस 2 होता है, जहाँ पर स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और म्यू का मतलब होता है स्टूडेंट बोर मैग्नेटान। ठीक, यानी हम इसको बीएम भी लिख सकते हैं, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, यानी जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, ठीक है, या मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। यानी जहां बीएम का मतलब होता है बोर मैग्नेटान। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या होगा, जब कोई कंपोनेंट्स हमको गिवन होगा तो किसी कंपोनेंट्स को हम देखकर कैसे समझ सकते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, या उसकी कैसे पहचान कर सकते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए। तो आइए सबसे पहले मैंने उस सिस्टम के बारे में बताया था जो हमारे पास गिवन है, और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होगा। तो स्टूडेंट आपको मालूम है कि D1 से लेकर D9 सिस्टम में टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मालूम होना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट हम एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, और ये निकाल कर भी समझा देंगे। यहां हो जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पर दिया गया टोटल 5, 1 2 3 4 एंड 5। मैंने कहा था जो पहले का जो मैग्नेटिक मोमेंट जिसको बोहर मैग्नेटान यानी बीएम के शॉर्ट फॉर्म में हम जानते हैं, तो पहले कितना होता है, दूसरे कितना होता है, हमें मालूम होना चाहिए। इनका कितना होता है 1.73, इनका 2.83, इनका 3.90, और इनका और यानी 3.90 के बाद जो हमारा तीसरा होता है, ध्यान देना 87, 3.87, 4.90 और 5 जो लास्टली हमारा दिया गया, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, वो कितना होता है, लगभग 90 होता है। ठीक, तो यानी कहने का मतलब अब इसमें हमें कुछ समझना नहीं है, जैसे हमें ध्यान दीजिएगा आ जाए कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक, एक क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल आएगा कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ D2 सिस्टम, राइट, D2 सिस्टम। स्टूडेंट सबसे पहले D2 सिस्टम यानी D में 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो चाहे जैसा हो, तो सबसे पहले हम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D2 सिस्टम। जो D2 सिस्टम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब देखो D में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक काम करो, सबसे पहले जो d ऑर्बिटल होते हैं उनको स्प्लिटिंग ऑर्डर के थ्रू क्या करो, डिवाइड कर दो। यानी मैंने कहा था यहाँ पर 2 टाइप्स के इनके क्या बना लो, ऑर्बिटल्स। ये हमारी क्या होगी, ध्यान देना, यानी इनके जो 2 टाइप्स के ऑर्बिटल में बना लेंगे, ये क्या होगा, डेल्टा नॉट। ये फर्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर T2g ऑर्बिटल, और ये हमारा हो जाएगा Eg। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी में, जिनको बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल, राइट। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर क्या देखते हैं, मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ पर जो डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं T2g और यहाँ पर Eg हैं। अब T2g में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ है। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और यहाँ पर हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी T2g में है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, राइट। तो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट 2 हैं, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम निकाल लेंगे क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, यानी मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, में इफेक्टिव यानी n प्लस, ये हम कह सकते हैं n+2 इज इक्वल टू bm।
तो चूंकि हमें एक चीज़ ध्यान देना, n की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 2 है, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 2, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद इक्वल टू क्या आ जाएगा bm। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, अब यहाँ म्यू इफेक्टिव यानी इनकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना है 8 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ 8 तो हो जाएंगे, तो मुझे इनसे नहीं मालूम कि इनकी कितनी वैल्यू, इससे कुछ लेना नहीं देना है, बस हमें ये मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो इनके 2 के केस में हम क्या देखते हैं, इनकी सीरीज 2 के केस में इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो म्यू इफेक्टिव जो इनका होगा वो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम कह रहे हैं कि जो इनका म्यू इफेक्टिव होगा वो कितना होगा 2.83, बस इतना समझ लेना है, यही हमारा हो जाएगा, इनका कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक। एक एग्जांपल और बताने का प्रयास करें, अगर इसकी जगह हमें क्या कर दिया जाए, D4 सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाए स्टूडेंट, इसकी जगह हमें क्या क्या, पहले इसको कंप्लीट कर लो D2 सिस्टम को, उसके बाद आगे को बताते हैं। चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, अब हम कैलकुलेशन D4 सिस्टम का करते हैं। D4 का मतलब ये ध्यान दीजिएगा कि D4 में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G, और उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद हो जाएगा EG। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन 3, अगर वो क्या होगा, और EG में कितना हो जाएगा 1, ठीक। और वैसे भी कर सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। 2 टाइप से हो सकते हैं, अगर ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा, ये वीक फील्ड लिगेंड होगा, ध्यान देना, वीक फील्ड लिगेंड, तब ऐसी कंडीशन, या T2G4 और EG 0 तब होगा जब क्या होगा वो स्टूडेंट स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, राइट। तो सिंपल सा तरीका है इसका कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका ऑर्बिटल बना लेंगे, यानी ये हमारा d ऑर्बिटल है, ये हमारा d ऑर्बिटल है, इसमें क्या है, इसको हम बोलेंगे T2G और इसको क्या बोलेंगे EG। स्टूडेंट पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इनके अकॉर्डिंग जाते हैं, यानी वीक फील्ड के लिए, फॉर वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड में 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, 1 2 3 EG में, और 1 कहाँ है, तो इनमें टोटल नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं 4 है, ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 4। तो अगर इनका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो, यानी मैग्नेटिक मोमेंट इनका कैलकुलेट करना हो, तो फार्मूला क्या होता है, म्यू इफेक्टिव स्टूडेंट्स इक्वल टू n + 2 इज इक्वल टू क्या होता है bm, राइट। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 4 है, यानी 4 और 4 प्लस कितना हो जाएगा 4, ठीक है, यानी n + 2। स्टूडेंट ने ध्यान देना, n + 2 करना है यहाँ पर, 4 + 2 हो जाएगा, ठीक, और 6 यानी अंडर रूट कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो मुझे अंडर रूट 24 से कोई मतलब नहीं है, मुझे देखना है कि नंबर ऑफ, चूंकि मैं ये मालूम है नंबर ऑफ अनपेयर्ड यानी इक्वल टू 4 है, तो 4 की वैल्यू हम तुरंत पुट करके रख देंगे। तो जो 4 की टोटल हमारी जो वैल्यू गिवन है वो कितनी दी गई स्टूडेंट, ध्यान देना 4.90। तो यानी जो म्यू इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा 4.90, ये हमारी कैलकुलेशन वैल्यू इसकी भी आ जाएगी, ठीक। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए हमारा कैलकुलेशन हो गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सम D1 to D9 सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स है जिनको हमने क्या किया यहाँ पर कैलकुलेट करके प्रोवाइड कर दी। तो आज का लास्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा जिसमें हम कैलकुलेशन करना बताएंगे स्टूडेंट, CFSC। CFSC का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। और ये बताएंगे कि उसमें कैसे जो है किसी कंपाउंड को देखकर हम उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि BSc थर्ड ईयर में हमारे 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से भी रखा जाता है, जो सारे स्टूडेंट्स के लिए, और MSc के प्रीवियस में भी 10 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देना, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट होगा और BSc के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, और यहाँ तक कि BSc सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर सब के लिए बेसिकली इंटरमीडिएट्स में भी ये क्वेश्चन फॉलो किया गया है, ठीक है। तो ध्यान देना। आइए हम सबसे पहले थोड़ा लास्ट रिकॉर्ड बताने जा रहे हैं जो हमारे टॉपिक की है, जिसका नाम है, जो हमारी थर्ड ट्रिक होगी, जिसको हम बताएंगे क्या, ट्रिक फॉर कैलकुलेशन ऑफ CFSC। कैलकुलेशन ऑफ CFSC।
स्टूडेंट जितने भी सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं उस पर सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रयास ये करिए कि उनको समझने का प्रयास करो, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव हैं, जेई में भी इनके क्वेश्चन रखे तो नहीं गए लेकिन एडवांस में क्वेश्चन इनके आ सकते हैं, तो इसलिए प्रयास ये करिएगा कि जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो यानी ट्रिक फॉर कैलकुलेशन ऑफ CFSE। स्टूडेंट CFSE का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट, यानी CFSE होगा, ध्यान देना, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मतलब क्या बताया था कि मैंने बताया था कि जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे स्प्लिट करते हैं जब कोई लेगेंड उनके नियर आता है, अप्रोच करता है। तो अगर कोई लेगेंड उनके नियर अप्रोच करेगा तो स्टूडेंट ये डिपेंड होता है, इनके कुछ फैक्ट है, मैंने पिछले टॉपिक में या पिछले मैंने जो अपने वीडियो हैं उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो मैंने कहा था कि जो d ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे जैसे उनकी सीरीज बढ़ती है वैसे वैसे उनकी साइज बढ़ती है, यानी टॉप टू बॉटम आने पर मैंने कहा था जो फर्स्ट सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं, छोटा सा तरीका है, मैंने कहा ध्यान देना, यानी कि जो हमारी 3D सीरीज होगी और उसके बाद 4D सीरीज होगी, उसके बाद 5D। तो मैंने कहा था 3D से 4D में आएंगे तो 30% हमारी स्प्लिटिंग क्या होगी, बढ़ेगी, और 4D से हम 5D में जाएंगे तो 50% हमारी स्प्लिटिंग क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे हम सीरीज में नीचे आएंगे यानी बॉटम टू टॉप आएंगे, ठीक है, तो हम क्या टॉप टू बॉटम आएंगे तो मैं क्या देखता हूं कि जो इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे वो ज्यादा से ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे। रीजंस क्या है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी साइज बढ़ेगी वैसे वैसे हम देखते हैं कि वहां पर डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो यानी कहने का मकसद क्या होगा, तो एनर्जी गैपिंग में डिफरेंट आ जाएगा। तो एनर्जी गैपिंग में डिफरेंट आने के कारण वो कंपोनेंट डिफरेंट टाइप की प्रोसेस को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आइए हम छोटे से स्ट्रक्चर को समझाने के बाद एक या एग्जांपल लेंगे जिससे हम कैलकुलेशन करना बता देंगे। उसके बाद अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आया तो बेटर है, नहीं समझ में आया तो मेरे कमेंट बॉक्स पर आकर बता दीजिए कि ये चीज हमारे समझ में नहीं आई है, हम प्रयास करेंगे दोबारा उस क्वेश्चन को समझा दें। तो प्रयास करना कि जो चीजें हम बता रहे हैं 60 तरीका है अगर समझने का, तो 5 नंबर कंफर्म आना है। ये ध्यान दीजिएगा CFSE को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो CFSE होता क्या है, जैसे मैंने बताया था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसके लिए जो वैल्यू होती है 2 टाइप्स होती है स्टूडेंट्स। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं T2G लो। T2G, अब नेगेटिव साइन क्यों कर दिया, नेगेटिव का मतलब होता है लोअर एनर्जी, राइट। T2G, उसके बाद क्या होता है प्लस, अब यहां पर क्या हो गया EG, और उसके बाद हमारा क्या होगा डेल्टा नॉट। फर्स्ट फार्मूला सिंपल सा हमारा ये बनेगा। दूसरा फार्मूला R करके और से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था जो T2G की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो वो मैंने रिप्रेजेंट करके आपको पहले बताया था कि -0.4, उसके अलावा क्या होता है यानी इनको x मान लो, प्लस दूसरा क्या होगा वो हायर एनर्जी में होता तो प्लस 0.6 हो जाएगा, इसको हम क्या मानेंगे y मान लेंगे, आगे डेल्टा नॉट, राइट। यानी कहने का मकसद दूसरा हमारा फार्मूला ये हो जाएगा, ठीक। तो CFSE के 2 फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूले के द्वारा हम क्या करते हैं किसी कंपोनेंट की CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट यहां पर ध्यान देना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग, मैं ये देखता हूं कि जो x का मतलब होता है व्हेयर इज x एंड y। तो x का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग बाय T2G ऑर्बिटल, राइट। और y का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई बाय EG ऑर्बिटल, राइट। यह देखा जाता है कि जब DD स्प्लिटिंग होती है तो EG ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटल में कौन से ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को ऑक्युपाई करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम अपने टॉपिक को यहीं पर फिनिश करने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो लास्ट एग्जाम्पल होगा कैलकुलेशन, ध्यान दीजिएगा फार्मूला हमें रीराइट हो गया, फार्मूला कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करके समझा दे रहे हैं। कंप्लीट करो। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है
एक क्वेश्चन आएगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन तो 100% रखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेशन या कैलकुलेट द CFSE वैल्यू ऑफ D1 एंड D2 सिस्टम। दो एग्जाम्पल हैं D1 और D2 के। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द CFSE वैल्यू ऑफ D5 सिस्टम या D4 सिस्टम इन स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कभी कभी हमें दिया नहीं जाता है, कोई कंपोनेंट्स नहीं दिया जाता है तो हम उसकी वैल्यू कैसे मॉडिफाई करेंगे, और कभी कभी कंपोनेंट दिया जाता है तो ध्यान दीजिएगा, अगर D4 सिस्टम दिया गया है और कॉम्प्लेक्स की चर्चा नहीं की गई है, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया गया, यहाँ पर दिया नहीं गया, तो सिंपल सी तरीका है कि हमें ये याद रखना कि यहाँ पर लिगेंड किस टाइप का है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कह रहा है तो ये 100% उनके अपोजिट जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले का एग्जाम्पल और सॉल्व करके हम बताते हैं, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, और एक कैलकुलेट करने के बाद जितने भी सारे इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन से कल कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, D1 सिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो यानी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा D1 सिस्टम, यानी D1 सिस्टम के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बात आई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। स्टूडेंट एक ग्राफ बना लो। चलो ये D के ऑर्बिटल हैं, D में टोटल 5 ऑर्बिटल हैं, और जो 5 ऑर्बिटल होते हैं वो इक्वल एनर्जी के होते हैं, जिनको हम बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। यानी कौन कौन होते हैं, DXY, DYZ, DXZ, DX का स्क्वायर माइनस Y का स्क्वायर, DZ का स्क्वायर। इधन जब इनमें स्प्लिटिंग होती है तो ये जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। मैंने बताया था एक ऑर्बिटल तो हमारा EG में जाता है और दूसरा क्या जाता है, T2G में। तो ये हमारा हो जाएगा T2G और ये हमारा हो जाएगा EG। स्टूडेंट्स अब D में देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, और वो D में जो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, लोअर एनर्जी में जाएंगे। तो लोअर एनर्जी जो हमारी होगी वो EG होगी, तो यहाँ पर हम 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, भर देंगे। देन ये जो टोटल, इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये वैल्यू होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैरी सेंटर, बैरी सेंटर। और यहाँ पर होता है डेल्टा ऑक्ट, यानी जो डेल्टा नॉट की जो वैल्यू होती है या R करके हम लिखते हैं 10 DQ, यानी जहाँ पर हम D का मतलब होता है डेसीमीटर, Q का मतलब होता है क्वांटा, राइट। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसका कैलकुलेशन कैसे करके हम समझाएंगे। तो आइए सिंपल सा तरीका है CFSE प्रूव करने का। तो यहाँ CFSE इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें मालूम है, यहाँ हो जाएगा ये माइनस में नेगेटिव। स्टूडेंट्स यहाँ पर इनकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू होगी, ध्यान देना, और यहाँ पर 3/2 यानी 3/2 या 2/5, 3 दूना 6, ठीक। यानी पॉइंट कैलकुलेशन करना है इनकी वैल्यू और इनकी, इसमें ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पुट है, ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पर ध्यान देना। तो यानी इनकी जो वैल्यूज होंगी, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर क्या होगा, इनमें सबसे पहले EG में इतने इलेक्ट्रॉन 6, तो दूसरे को दिखाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी अगर वैल्यू पुट करना हो तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें ध्यान देना, पहले में कितना है, यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी टोटल इनकी वैल्यू क्या होगी उससे हमको कैलकुलेट करना। फर्स्ट में दिया गया है तो ये इनकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस का 0.4, यहाँ होगा प्लस का 0.6, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, T2G माइनस T2G और प्लस क्या हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या हो जाएगा, EG नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक।
तो यहाँ पर ध्यान देना इनकी स्टूडेंट कितनी वैल्यू है, तो यहाँ पर T2G में कितना है, इनकी जो वैल्यू होती है कितनी -0.4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 1 है, यहाँ इनको क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पर 0 है, यहाँ पर और कोई वैल्यू है नहीं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं क्या देखूंगा माइनस का 0.4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हटाओ 0.0, यानी जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे 10 डिवाइडेशन करेंगे तो -4, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा DQ, या ये इनकी क्या हो जाएगी CFSC की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक छोटा सा और क्वेश्चन है D2 सिस्टम के लिए, जल्दी कैलकुलेट कर लीजिए। चलो स्टूडेंट D2 के लिए क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल पे चलते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। D2 के लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और भर देंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जहाँ वैल्यू ध्यान दीजिएगा सब कुछ इक्वल है, वैल्यू केवल जहाँ पर 1 दी गई है, 1 की जगह हम क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यू है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो दिए गए हैं 1 की जगह हम क्या करेंगे 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका क्या आ जाएगा 0.8, तो यानी जो जब इनकी वैल्यू करेंगे तो 0.8, तो यहाँ पर हम 0.8 करके दिखा सकते हैं या -8 DQ भी दिखा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा, ठीक, ये कंप्लीट कर। चलो लास्ट आज का एग्जांपल जो हमारा होगा ये होगा, जो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट द CFSC वैल्यू ऑफ D4 सिस्टम इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D4 सिस्टम है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है आपको मालूम है, ऑर्बिटल बनेगा, ऑर्बिटल बनने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन से, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का जो जब D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे स्टूडेंट तो होता है T2G4 और Eg0 Eg0, राइट। तो T2G4 का मतलब होगा यहाँ पर तो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 1 2 3 1 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैं देखता हूं कि नंबर ऑफ अनपेयर, तो उससे मतलब नहीं, टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4 हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे तुमको निकालना हो, मैग्नेटिक मोमेंट तो निकालना नहीं है, तो केवल क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि टोटल इनकी CFSC कितनी, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक काम करो CFSC निकालने के लिए क्या करोगे, CFSC इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर इनकी जो वैल्यू होगी वो माइनस का 0.4 होगी, इनका प्लस का 0.6 होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं इसलिए वैल्यू दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या -T2G और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लस क्या हो जाएगा Eg नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस का, यानी माइनस का 0.4 यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ध्यान देने का, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इनकी जो वैल्यू दी गई है माइनस का 0.4 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक कितना है 2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और उसके बाद क्या इनकी वैल्यू कितनी है, इनमें 0 है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। तो यानी कहने का मकसद जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी माइनस का क्या हो जाएगा 8, ध्यान दीजिएगा माइनस का 8 जो होगा इसकी वैल्यू क्या बनेगी DQ, यानी कौन सा, यानी जो CFSC होगी इनकी कितनी होगी, इतनी वैल्यू बन जाएगी, यानी CFSC ऑफ D4 सिस्टम इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड -8 DQ होगी। ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक मैंने जितना पढ़ा रखा है, जो चीज़ें बताई हैं वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाली हैं, लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतना आप लोग कंप्लीट करिए। उसके बाद जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उन पर समझने का प्रयास करो, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं वहाँ कमेंट करिए, और जो क्वेश्चन पूछना है उस पर भी कमेंट कर सकते हैं आप। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।